वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वन लाइनर के रूप में है, तो आप हर क्वेश्चन को ध्यान से समझेगा क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन को डिटेल से समझाऊंगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आप इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कितना स्कोर करते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो बताइए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है ये जो प्रक्रिया है इसको जो अपनाया गया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। किसके संविधान से? अमेरिका के संविधान से लिया गया। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना हो या सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज पर महाभियोग लगाना हो, सब पर जो है ये जो है महाभियोग अमेरिका के संविधान से इसको ग्रहण कर रखा है। क्लियर है? महाभियोग होता क्या है? देखिए महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि मान लीजिए कभी राष्ट्रपति ढंग से काम ना करे, यानी कि कोई बिल राष्ट्रपति के पास गया वो उसे पास ना करे या उसको वो जो है अपने काम से डरे या उसको ना करे या कोई हाई कोर्ट का जज सही से सुनवाई ना करे, गलत सुनवाई करे, तब जो है महाभियोग लगाया जाता है। क्लियर है? वैसे ही महाभियोग जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं किसी दिन आपको इसके ऊपर एक वीडियो बना के अच्छे से समझा दूंगा। क्लियर है? बस अभी आप इतना ही समझिए। वहीं अनुच्छेद जो है इसमें कौन कौन से अनुच्छेदों का यूज करा जाता है? तो देखिए अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 124(4) और 5, 124(4) और 5 के तहत, वहीं 217 और 218 के द्वारा जो है महाभियोग लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 पहाड़ियों का नगर किस देश को कहा जाता है? बताइए 7 पहाड़ियों का नगर किस देश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रोम को। क्लियर है? रोम को जो है 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है और रोम कहाँ है? इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके जो अध्ययन को कहते हैं कैलोलॉजी। क्या कहते हैं? कैलोलॉजी कहा जाता है। क्लियर है? कैलोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैलोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में ये वाला आया है काफी बार। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टमाटर का रंग लाल होने का कारण किसके कारण होता है? तो ये जो लाल होता है वो होता है लाइकोपीन के कारण। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण जो है टमाटर का रंग लाल होता है। अच्छा ये तो ठीक है, ये तो आप समझ गए कि लाइकोपीन के कारण होता है, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है कि ये बताइए जब टमाटर कच्चा होता है तो उसमें जो रंग हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लियर है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है। सूर्य का ताप हम तक किसके माध्यम से पहुंचता है? बताइए सूर्य का जो ताप है वो किसके माध्यम से जो है हम तक पहुंचता है? तो ये पहुंचता है विकिरण के कारण। किसके कारण? विकिरण यानी कि रेडियंस के कारण पहुंचता है। ठीक है? विकिरण के कारण जो है सूर्य का ताप हम तक जो है मध्य तक पहुंचता है। अच्छा बात सूर्य की करते हैं। देखिए सूर्य जो है एक सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य जो चीजें हैं वो घूमती रहती है। क्लियर है? ये जो सूरज है इसमें ऊर्जा का कारण क्या है? देखिए ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से, अगर मैं बात सूरज की कर रहे हैं हम लोग, सूरज का जो ऊर्जा का जो कारण है वो यही है कि इसमें हीलियम और हाइड्रोजन का इतनी मात्रा में इसके अंदर हीलियम और हाइड्रोजन है जिसके कारण सूरज इतना गर्म ग्रह है। ठीक है? क्या है? गर्म तारा है। याद रखिएगा इसना क्या कारण है गर्म होने का? यही तो कारण है। इसकी ऊर्जा का कारण क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक विशाल इसको गोला कहा जाता है। ठीक है? अब देखिए परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। किसके कारण? परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा। और यह कहा जाता है कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है। कितना? छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है। अगर मान लीजिए अधिकतर भाग पहुंचेगा तो सूरज कब जो पृथ्वी है वो कब का खत्म हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा इसके चारों तरफ जो बाकी ग्रह घूमते हैं इनका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल इतना पावरफुल है कि उसने आज तक पृथ्वी हो, शुक्र ग्रह, बृहस्पति, शनि, कोई भी ग्रह हो चाहे, सबको अपने ऊपर घूमने पे मजबूर कर रखा है। अगर मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल सूरज का खत्म ही हो जाए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पृथ्वी कहां मिलेगी किसी को नहीं पता। क्लियर है ना? सौर मंडल तो बहुत बड़ा है, ये तो हर दिन बढ़ता रहता है, हर मिनट बढ़ता रहता है, हर सेकंड बढ़ता रहता है। क्लियर है? कहाँ मिलेगी किसी को नहीं पता। तो इसीलिए ये जो एक जगह पे ठहरे हुए हैं इसका कारण यही है कि सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ये अपनी स्थिति में और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 4 बैंकों को मिलकर किस बैंक की स्थापना की गई थी? देखिए इस क्वेश्चन को कराने का तात्पर्य मेरा समझिएगा। देखिए पहले आंसर समझ लेते हैं कि 4 बैंकों को मिलकर किस बैंक की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। किसकी की गई थी? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की। अब ये क्वेश्चन करंट में पूछा जाएगा, ऑब्वियसली 90% चांस यही है
कि ये जो क्वेश्चन है ये करंट में पूछा जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी देखो विलय और हुआ था, अभी जो है 3 अप्रैल के करीब, 3 अप्रैल या 4 अप्रैल के करीब 2021 में विलय करा गया था। तो अभी जो है देखिए ठीक है, तो अच्छा 3 अप्रैल नहीं, मतलब अभी जो है 2020 में करीब जो है विलय हुआ था, 2020 या 19 में करीबन, ठीक है। कंफर्म नहीं है मेरे को, मैं आपको कंफर्म करके पक्का इसको बता दूंगा, लेकिन अभी विलय करा गया था करंट में। तो ये क्वेश्चन करंट से ही पूछा जाएगा कि ये बताइए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, या क्वेश्चन सीधा सा पूछेगा कि पंजाब नेशनल बैंक में किन बैंकों का विलय करा गया था। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स साथ में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में करा गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करंट में इसलिए रखा है मैंने ये क्वेश्चन। वहीं सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में करा गया था अभी, ठीक है, यानी कि सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक में मिला दिया था। वहीं आंध्रा बैंक ऑफ कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में करा गया था, किसमें? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, आप रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि बताइए कब हुई थी? पुरंदर की संधि जो हुई थी ये हुई थी 1665 में। कब हुई थी? 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। अच्छा, किन के बीच हुई थी? तो ये मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराजा के बीच 11 जून को। कब हुई थी? 11 जून को, याद रखिएगा, 11 जून 1665 को हुई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए, जो माउंटबेटन जो योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था भारत का विभाजन। क्या था? डिवीजन ऑफ इंडिया। क्या था? डिवीजन ऑफ इंडिया जो था इसका मुख्य उद्देश्य था। क्लियर है? अब इन पॉइंट्सों को समझिए, क्योंकि माउंटबेटन योजना जो है इससे काफी पॉइंट्स पूछे जाते हैं। क्लियर है? घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना भारत आया था। क्लियर हो गया? देखिए, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया जाएगा, पहला पॉइंट। बंगाल और पंजाब के विभाजन किया जाएगा, ठीक है, सेकंड। वहीं उत्तर पूर्व सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाएगा, 3 पॉइंट हो गए। पाकिस्तान के लिए संविधान निर्माण हेतु एक पृथक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, 4 पॉइंट्स हो गए। 5वां, रियासतों को छूट दी गई थी। इसमें क्या दी गई थी कि भैया या तो आप ये कीजिए, या तो आप भारत में आके विलय कर लीजिए अपना, यानी कि भारत में मिल जाइए। सेकंड बोला गया था या तो आप पाकिस्तान में जाके मिल जाइए, और थर्ड उनके ऑप्शन रखा गया था कि आप क्या कीजिए, आप ये कीजिए, आप अपने को स्वतंत्र घोषित कर लीजिए, यानी कि आप एक अलग ही देश अपना बना लीजिए। क्लियर है? अगर उस समय ऐसा हो जाता तो आज आपको पता है कि आज क्या होता, कितने जो है हमारा जो भारत है वो कितने टुकड़ों में बढ़ चुका होता। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा, उनके द्वारा ही जो है ये हुआ पाया कि देशी रियासतें जो थी उन्होंने भारत में विलय करना मंजूर कर लिया था। वहीं भारत और पाकिस्तान की सत्ता हस्ताक्षर के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन को जो है वो शामिल मतलब नियत कर दिया गया था कि उस दिन जो है सत्ता सौंप दी जाएगी। क्लियर है? और 1947 जुलाई के में जो है भारत पाकिस्तान को जो है अपनी अपनी सत्ता सौंपने को कहा दिया गया था। तो पॉइंट्स है, रिवीजन करते रहिएगा। अंधकार के महाद्वीप के नाम से किस देश को जाना जाता है? बताइए, ये किस देश को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अफ्रीका को। किसको? अफ्रीका को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गतिमान मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है नेफोस्कोप। क्या कहलाता है? नेफोस्कोप या नेफोस्कोप इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी तक आपने ये सुना होगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। एक क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है, किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त बोल देंगे आप। लेकिन अब पूछा है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा, तो ये कहा था B.A. स्मिथ ने। किसने? B.A. स्मिथ ने इन्हें कहा था। क्लियर है? अच्छा, इनको नेपोलियन कहा क्यों गया था? आखिर में कहने के पीछे कारण क्या था? देखिए, समुद्रगुप्त जो थे भारत के एक महान शासक थे। क्लियर है? जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी इन्होंने पराजय, मतलब ये कभी भी हार का स्वाद इन्होंने चखा ही नहीं। क्लियर है? इसीलिए इनको B.A. स्मिथ ने जो है इनको कहा था कि ये भारत के नेपोलियन हैं। क्लियर है? याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने कभी भी हार स्वीकार नहीं करी थी, और इन्होंने जो अपना युद्ध आरंभ करा था, इन्होंने 3 राजाओं को हराकर अपनी विजय अभियान की शुरुआत करी थी, और सबसे ये मतलब इन्होंने कभी युद्ध नहीं हारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था? बताइए, किसने दिया था ये? तो ये दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये नाम दिया गया था। और इसमें जो है दादा भाई नौरोजी और दिनास वाचा ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी है? बताइए, जो पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया, क्या है पुस्तक? अनहैप्पी इंडिया। ये किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है लाला लाजपत राय ने। किसे लिखी है? लाला लाजपत राय। हर कोई जानता है लाला लाजपत राय जी को। ठीक है, और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है क्योंकि आजीवन ब्रिटिश राजशक्ति का सामना करने वाले लाला लाजपत राय पंजाब केसरी,
क्या कहा जाता है इनको? एक अन्य नाम और है, बताइए क्या है? पंजाब केसरी के नाम से भी लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से भी हल्का धातु कौन सा होता है? बताइए जल से भी हल्का धातु कौन सा है? तो जल से भी हल्का धातु सोडियम होता है। कौन सा होता है? सोडियम जो है ये जल से भी हल्का धातु इसको कहा जाता है। किसको? सोडियम को कहा जाता है, क्योंकि इसका जो होता है इसका जल के मापले बात करें, ठीक है, तो इसका जो घनत्व होता है वो कितना होता है? इसका घनत्व होता है 0.97, इसीलिए ये पानी में हल्का होने के कारण ये पानी में तैरने लग जाता है। क्लियर है? वही सोडियम धातु बेंजीन तथा ईथर में विलय होता है इसका। क्लियर है? सोडियम धातु का जो होता है बेंजीन तथा ईथर में जो है इसका विलय होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये विद्युत का सुचालक होता है। काफी बार पूछा जाता है कि सोडियम किसका सुचालक होता है? ये विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने करी थी? बताइए, जो सार्वजनिक सभा थी इसकी स्थापना किसने करी थी? तो ये की गई थी जस्टिन रानाडे के द्वारा। किसके द्वारा? जस्टिन रानाडे के द्वारा की गई थी। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था? बताइए, सांकेतिक मुद्रा का चलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांकेतिक मुद्रा का चलन ये करा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। बात मोहम्मद बिन तुगलक की करते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। क्लियर है? तुगलक वंश का शासक था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसका नाम बहुत बार चेंज पूछा जाता है। अभी मैंने आपको बताया जूना खां भी इसको कहा जाता है। पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? जूना खां को। शासन कब तक चला इसका? इसका जो शासन है वो 1325 से लेकर इसका शासन 1351 तक चला। क्लियर है? कब तक? 1351, करीबन 26 साल तक इसने शासन किया। वही दिल्ली की गद्दी पर ये तब तक मतलब 26 साल तक ये बैठा रहा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, ये सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। ये याद रखिएगा, ये अपने समय में बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उस समय बहुत ही शिक्षित व्यक्ति था ये। और अब आप समझ सकते हैं अगर ये शिक्षित था तो इसका शासन कितना अच्छा होगा, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही हमेशा समाज को अच्छा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू नेपोलियन किसको कहा जाता है? बताइए, अब हिंदू का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्वामी विवेकानंद जी को। किसको कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद जी को जो है हिंदू का नेपोलियन कहा जाता है। हिंदू नेपोलियन मतलब इनको कहा जाता है। अच्छा, इनको एक इनका वास्तविक नाम पूछा जाता है। इनका वास्तविक नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त। क्या है इनका वास्तविक नाम? नरेंद्र नाथ दत्त इनका वास्तविक नाम है। याद रखिएगा, काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्लियर है? वहीं रामकिशन मिशन की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, रामकिशन मिशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है। रामकिशन मिशन के काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्तनों में कलई करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए, जो बर्तनों होते हैं, बर्तनों में जो कलई होती है, कलई करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अमोनिया क्लोराइड का। किसका? अमोनिया क्लोराइड का जो है प्रयोग करते हैं। कब? बर्तन में कलई करने के लिए। किसके लिए? कलई करने के लिए। ठीक है। अच्छा, जो ये अमोनिया क्लोराइड, इसका सूत्र पूछा जाता है काफी बार। इसका सूत्र क्या होता है? NH4CI। क्लियर है? क्या होता है? NH4CI। अच्छा, इसका गलनांक जो होता है इसका 338 डिग्री सेल्सियस में इसका गलनांक स्टार्ट हो जाता है। वहीं इसका घनत्व की बात करें तो 1.53 ग्राम है। कितना? 1.53 ग्राम। क्लियर है? इसका क्या होता है? घनत्व होता है। तो NH4CI इसका क्या हो जाता है? इसका सूत्र है। वहीं इसका जो गलनांक है वो 338 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और वहीं इसका घनत्व कितना होता है? 1.53 ग्राम होता है। ठीक है, ग्राम ये, हाँ बिल्कुल ग्राम है। चलिए, कोयले के खानों से कौन सी गैस निकलती है? बताइए, अब कोयले का जो खान है इससे कौन सी गैस निकलती है? तो इससे निकलती है मीथेन गैस। कौन सी गैस? मीथेन गैस निकलती है। अच्छा, मीथेन गैस घर में भी पाई जाती है। सिलेंडर में आपने गैस, चूल्हे में देखा होगा जो ब्लू कलर की गैस होती है, दैट इज कॉल्ड मीथेन गैस। क्लियर है? तो मीथेन गैस जो होती है वो कोयले के खानों में से भी जो है यही गैस निकलती है। अब देखिए, इस गैस के बारे में भी यानी कि इसका भी सूत्र पूछा जाएगा। सूत्र काफी पूछा जाता है इसका। CH4 क्या होता है इसका सूत्र? CH4 जो है इसका सूत्र होता है। क्लियर है? अच्छा, इसका क्वथनांक जो होता है इसका माइनस में होता है, -161.6 सेल्सियस डिग्री होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है? गलनांक की बात करें, ये भी माइनस में होता है इसका 182। कितना होता है? 182 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है? गलनांक भी इसका होता है। ठीक है। अच्छा, काफी बार ये पूछा जाता है ये घुलनशील किसमें? पानी, इथेनॉल, मेथनॉल, बेंजीन, एस्टोन, टाइलियन ज्यादा। ठीक है, टाइलोन, इनमें जो है ज्यादातर ये घुलनशील गैस जो है ये है।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? बताइए कौन सा एक्ट था वो? तो वो था 73वां संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 73वें अमेंडमेंट के द्वारा जो है ये संविधान में जो है किसको संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, बात करें उस समय के 1992 की, ये कहानी है कब की? 1992 की स्टोरी है, ये याद रखिएगा। 1992 की स्टोरी है जिस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे कौन? पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में इनका नाम आता है। पीवी नरसिम्हा राव, इनका कार्यकाल में जो है पंचायती राज अधिनियम यानी कि पंचायती राज एक्ट आया था। क्लियर है, ये एक्ट इसके बारे में पूछा जाता है। 1992 में आया था, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, और दोनों सदनों में इसको पारित करा गया। उसके बाद इस अधिनियम को पंचायतों के संवैधानिक दर्जे एवं शक्तियों प्राप्त हो सकी थी। क्लियर, याद रखिएगा। 73वां संशोधन द्वारा यानी कि 73वां अमेंडमेंट के द्वारा, वहीं 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे कौन? पीएम राव नरसिंह राव, उनके द्वारा इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? बताइए। तो भारत की किस राष्ट्रीय आय में, जो भारत की मतलब किस राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है? तो ये होता है तृतीय क्षेत्र में, यानी कि थर्ड जो सेक्टर होता है उसमें होता है। देखिए, अगर आपको नहीं पता तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैंने पॉइंट समझाने के लिए रखा है। 3 सेक्टर होते हैं। कितने होते हैं? 3 सेक्टर होते हैं। एक होता है प्रथम सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर। तृतीय सेक्टर जो है ये सबसे ज्यादा योगदान करता है भारत की राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में। अच्छा, इसमें कौन कौन सी सेवा आती है? इसमें सेवा क्षेत्र भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्लियर है। इसके अलावा दूसरे क्षेत्र भी होते हैं। तृतीय क्षेत्र जो है ये इसका जो विकास है 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही हो गया था। क्लियर है। और ये जो तृतीय क्षेत्र है ये राष्ट्रीय आय में 60% की हिस्सेदारी होती है इसकी। कितनी? 60% की हिस्सेदारी होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्यों में फूलों की घाटी स्थित है? बताइए, भारत के किस राज्य में फूलों की घाटी स्थित है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन भी कह सकते हैं। उत्तराखंड में। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। बहुत ही खूबसूरत जगह है फूलों की घाटी। अगर आप नहीं गए तो कभी जाइएगा, मजा आता है, देखने में काफी अच्छा है। मतलब उत्तराखंड तो जाहिर सी बात है देवभूमि है, तो ऑब्वियसली बात है फूलों की घाटी होना तो और यहाँ पे स्वर्ग एकदम मतलब सुहाने वाली बात हो गई। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइए, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये है ग्रीनलैंड द्वीप। कौन सा? ग्रीनलैंड द्वीप जो है ये संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। याद रहेगा, ग्रीनलैंड द्वीप संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी आंख शब्द किससे जुड़ा हुआ है? बताइए, तीसरी आंख शब्द किससे जुड़ा हुआ है? और ये जितने भी आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये किसी ना किसी एग्जाम में 100% आए हुए हैं। क्लियर है। चाहे तो आप इन्हें सर्च करके गूगल पे देख सकते हैं। ठीक है, ये किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे हम बात करें एसएससी की, चाहे मैं आपसे बात करूँ दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, ठीक है, चाहे रेलवे की हम लोग बात करें, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेंगे क्वेश्चन। क्लियर। तो तीसरी आंख का जो संबंध है किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से जो है तीसरी आंख का संबंध होता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी में नाम इसका शुमार है। यानी कि गंगा नदी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। अच्छा, थोड़ा सा नदियों के बारे में बात करें तो नदियों में देखिए हमारा प्राचीन इतिहास नदियों में ही पाया जाता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो की बात कर लो, हालांकि वो पाकिस्तान में है लेकिन पहले तो पूरा भारत था ना, तो ज्यादातर जो हमारा इतिहास है वो नदियों में ही पाया जाता है। क्यों पाने का? देखिए एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि जीवन को जीने के लिए एक टाइम पे खाना न मिले चल जाता है, लेकिन मनुष्य को जीने के लिए पानी बहुत आवश्यक है। चाहे वो मनुष्य हो, जीव हो, पानी तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताएगा जरूर। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स में आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो, साथ में 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो भी आपको डेली मिलती है। अगर आपने आज की करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको वॉच कर लीजिए। ठीक है, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएगा जरूर। अच्छा, और आपने स्कोर कितना करा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।